नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश को कौन सी उपलब्धि हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट में राजधानी लखनऊ को तीसरा रैंक हासिल हुआ है, जिसमें नगर विकास मंत्री, महापौर और प्रमुख सचिव नगर विकास को यह अवार्ड कल दिया गया था राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो एक बहुत अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ राजधानी लखनऊ तीसरे पायदान पर आया है, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 लाख से ज्यादा वाले आबादी वाले जो नगर हैं, उसमें करीब 5 शहर हैं ऐसे जिनका इस लिस्ट में नाम आया है। और करीब करीब अगर उनको देखी जाए, रैंकिंग बात की जाए तो 10, 11, 12, 13 और तीसरे नंबर पर तो राजधानी लखनऊ है ही। तो अपने आप में लखनऊ वासियों के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छा कूड़ा मैनेजमेंट है और स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरीके से स्वच्छता की डगर पर राजधानी लखनऊ आगे बढ़ रही है, इसीलिए ये रैंकिंग में सुधार आया है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो एक रैंकिंग में बहुत लंबी उछाल आई है। 44वीं रैंक थी या 43 से 44 रैंक, लेकिन 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में राजधानी लखनऊ को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए 8 साल पहले की, जब 2017 में योगी सरकार आई थी, उस वक्त जो लखनऊ की रैंकिंग थी वो करीब 239 थी। तो एक बहुत बड़ा उछाल आया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अहमदाबाद और भोपाल के बाद क्रमशः तीसरे नंबर पर राजधानी लखनऊ है। बहुत अच्छी खबर है। एक और खबर आपको बताते हैं, एटा से है, जहां पर जो दबंग है उन लोगों ने एक युवक को गाड़ी में जबरन डालने का काम किया था। वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं एटा से, जहां पर कुछ दबंगों द्वारा युवक को गाड़ी के अंदर डालने का काम किया गया। बड़ी हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दबंगों ने युवकों को, एक युवक को पैसे के लेन देन में किस तरीके से गाड़ी के अंदर डालने का काम किया था। और जबरन ये बात करी कि कुछ लेन देन का ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से ये जो दबंग है, जो पैसे के लेन देन में एक युवक को जबरदस्ती जबरन गाड़ी के अंदर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन जब ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को हिरासत में लिया। चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके हमारे साथी अपने शहरों की खबर बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए बड़ी खबर वही होटल को लेकर के ही थी। और आज मैंने सोचा था कि प्रतापगढ़ के सीओ सिटी शिव नारायण वैश्य जी को लाइव में रखा जाएगा, लेकिन मैंने 12 बजे से पहले ही उनको तकरीब सुबह 10 बजे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन होंगे। लेकिन अभी जब मैंने 15 मिनट पहले उनको कॉल करने की कोशिश की, शायद इंटरेस्टेड नहीं दिखे। मैंने 2 से 3 बार उनको कॉल किया तो इंटरेस्टेड नहीं लगा, और उन्होंने मेरा कॉल उठाना उचित नहीं समझा। ठीक है, आप अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बयान तो दे ही सकते थे, लोगों को बता ही सकते थे कि आखिर कार्रवाई क्यों रोकी गई। सबसे बड़ा सवाल है निशान, कल जब ये खबर हम लोगों ने चलाई और ऐसी मेहरबानी क्यों हो गई? आपने 3 होटलों को एक तरीके से कह सकते हैं, जब सिद्धार्थ होटल की कार्रवाई हुई तो मात्र 12 से 13 कमरे सीज किए गए। एक तरीके से कह सकते हैं वहां पर तकरीबन 18 से 19 कमरे हैं। और आपने एक कहा जाता नहीं कि 3, 3.5 होटलों को आपने एक तरीके से सीज किया। आपने और भी होटलों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल है निशान। आज भी होटल घंटे 2 घंटों के लिए आज ही धड़ल्ले से चल रहा है। भले ही होटल के जो मालिक है अब थोड़ा सा परेशान हुए हैं कार्रवाई, ठीक है आपने कार्रवाई की, बहुत ही अच्छी चीज है कि आपने कार्रवाई की, थोड़ा सा देर जागे लेकिन दुरुस्त जागे। लेकिन आपने केवल 2 घंटे के लिए कार्रवाई शुरू की और उसके बाद ये कहा था, बयान भी है मेरे पास, उन्होंने ये कहा था कि अनवरत चलता रहेगा, 1 हफ्ते से ज्यादा ये पूरी कार्रवाई चलेगी। जिसके पास एनओसी नहीं है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, उनके होटल को सीज किया जाएगा। अब आप ठंडे बस्ते में क्यों डाल रहे हैं? सीओ सिटी से भी हमारा सवाल है और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से भी हमारा सवाल है। अब आप इन सारे होटलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं क्यों नहीं कर रहे? दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लगातार होटलों में वारदातों की घटनाएं हो रही हैं,
तो इन वारदातों को रोकने के लिए आप पहले से भी सचेत हो सकते थे। मैंने आपको कल ही बताया था कि एक सपा नेता के होटल में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती। वो भी होटल जो है, वो भी जो रूम बुक किया गया था, मात्र 2-3 घंटे के लिए बुक किया गया था। लेकिन युवक आते हैं, उनकी हत्या करते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस के सामने से फरार हो जाते हैं। लेकिन आनन-फानन में पुलिस ने कार्रवाई की, 2 से 3 घंटे के अंदर युवकों को पकड़ लिया। लेकिन फिर से बात यही आके खड़ी हो रही है कि आप 2015 से 16 के बीच में एक घटना घटित हुई थी जिसमें 11 लोग जिंदा जल गए थे होटल में आग लगने के कारण। और उसके बाद भी मात्र 2 से 3 दिन कार्रवाई की गई। होटल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आज भी बिना लाइसेंस के चल रहे। अगर ये बात करें तो उनके पास छोटी-सी भी लाइसेंस नहीं होगी, फायर की एनओसी तक उनके पास नहीं होगी और वो होटल धड़ल्ले से चल रहे हैं। बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि जिस तरीके से युवक को दिन दहाड़े पीटा गया था चौकी से मात्र 200 मीटर 150 मीटर कहेंगे 150 मीटर की दूरी से युवक को पीटा गया था, अवस्था में छोड़ा गया था। पुलिस ने कार्रवाई त्वरित नहीं की। पहले लड़की पक्ष की एफआईआर लिखी गई, फिर उसके बाद लड़के पक्ष की एफआईआर लिखी गई और अब आप होटलों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन तब और सारे होटल सीज होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज सीओ सिटी जुड़े नहीं, सोचा था कि वो जुड़ेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पक्ष रखना प्रतापगढ़ पुलिस उचित नहीं समझी। आप भी समझते हैं कि प्रतापगढ़ पुलिस कैसे चल रही है, जो अपना पक्ष तक नहीं रखना चाहती है। अखंड अब दिक्कत यही है सबसे बड़ी कि अगर हम आपसे कुछ सवाल करते हैं तो उसे आप व्यक्तिगत सवाल के तौर पर क्यों ले लेते हैं। प्रतापगढ़ की जनता से जुड़ा हुआ ये सवाल है और आपके पक्ष का बेसब्री से प्रतापगढ़ की जनता भी इंतजार कर रही होगी कि आखिर सीओ सिटी साहब का पक्ष क्या है। हो सकता है कि आप अपने पक्ष रखते तो शायद वहां की जनता समझ पाती, अच्छे से समझ पाती। सवाल ये नहीं है कि सारे लोगों के पीछे पुलिस लगाई जा सकती है। सवाल ये है कि जो चुनिंदा स्थान है उनको कम से कम पुलिस समय अनुसार या कहते हैं कि एक टाइम बना करके लगातार कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड पर वहां की चेकिंग अभियान चला करके जो कागजात है वहां पर किस तरीके से वहां पे होटल चल रहे हैं, कौन कौन से लोग एंट्री करते हैं। अब छांगुर बाबा के केस से आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं कि राजधानी लखनऊ के एक होटल में वो रुकता है अपनी सहयोगी के साथ और इतने लंबे समय तक रुकता है। एक व्यक्ति वहां पे क्यों रुकता है, सवाल ये भी खड़ा होता है कि होटल में आखिरकार रुक क्यों रहा है। वहां के लोगों की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि संदिग्ध है अगर एक व्यक्ति होटल में इतने लंबे समय तक कमरा बुक करके रहता है तो सवाल खड़े होते हैं। दूसरा एक और आपको बताता हूँ, यही राजधानी लखनऊ में डीएलएफ माई पैड है, वहां पर एक ठग गिरोह चल रहा था। वो कमरे बदल बदल करके जाते थे, आज इस कमरे में उन्होंने बुक किया, कल दूसरे कमरे को बुक किया, कल तीसरे कमरे को बुक किया। तो ऐसा नहीं है प्रतापगढ़ की ही दिक्कत है, ये लगभग लगभग पूरे देश की दिक्कत है कि इस जिस तरीके से होटलों का संचालन किया जा रहा है, लोग एक एक सिंगल सिंगल 1 BHK फ्लैट खरीद करके उसे होटल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई डेटा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार पुलिस की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? पुलिस को अपना पक्ष आके रखना नहीं चाहिए क्या? अगर कोई गलतियां या कोई कमियां हो रही है वहां पर, इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी आकर के इन होटलों में रुक रहे हैं, तो क्या रैंडमली चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या? क्या अपराध का इंतजाम कर रहे हैं, किसी घटना दुर्घटना का इंतजाम कर रहे हैं क्या? और पक्ष रखने में इतना समय ले रहे हैं, समय देने के बाद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि कम से कम आप फोन उठा करके बता सके, अरे 1 मिनट ही अपना पक्ष रख देते तो क्या हो जाता। क्या जनता नहीं जानना चाहती प्रतापगढ़ की कि आखिरकार इस तरीके से, जैसा कि ज्ञानेंद्र बताया था, केवल एक होटल पेपरों पर मानकों पर खरा उतरा है और बाकी इतने सारे होटल चल रहे हैं, तो चल क्यों रहे हैं फिर वो? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? क्या ज्ञानेंद्र आपने इसको लेकर के कोई सवाल पूछा था जब मानकों पर एक होटल खरा उतर रहा है और सारे पेपर की कोई एनओसीज नहीं है, तो ऐसे में होटल बंद करने के लिए कोई नहीं कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिला अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई करते इस पर, अगर पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो? बिल्कुल, अखंड देखिए जब बुधवार की देर शाम 6 बजे के आसपास ये लोग पूरी फ़ोर्स के साथ में निकले थे, तो एसडीएम भी निकली थी और सीओ सिटी भी निकले थे। साफ तौर पे डीएम का आदेश था, श्री सहाय अवस्थी जी का आदेश था और पूरा खाका लेके, पीडीएफ लेकर के, पन्ने लेकर के और बाकायदा पुलिस की ओर से सीजिंग का एक पेज तैयार करा के मुहर लगा करके रखा गया था। तैयार पूरा तकरीबन कह सकते हैं कि 80 से 90 पन्ने वो लोग पूरा तैयार करके रखे थे कि होटलों में चस्पा किया जाएगा। लेकिन भगवा चुंगी से स्टार्ट किया और अयोध्या राजमार्ग पे ही स्टार्ट किया उन्होंने।
पहला टारगेट हुआ कान्हा श्याम लॉज। पहले छोटे होटलों पे टारगेट किया। जैसे होटल की कहा जाता है ना कि जैसे चींटी बच्चे से अंडे से निकलती है और जितनी बड़ी-बड़ी होती जाती है, जैसे ही चींटे पे आते हैं वो लोग, एक बड़े होटल पे पहुँचते हैं, तो वहाँ ना पुलिस सिमटती हुई दिखी, अपने आप को छोटा समझती हुई दिखी और पूरी की पूरी सिमट गई। सोचिए, पहले आप छोटे से स्तर से स्टार्ट किए, वहाँ आपने सीज कर लिया, वो किसी से फ़ोन नहीं करवा सका, वो किसी विधायक से फ़ोन नहीं करा सका, वो किसी जिलाध्यक्ष से फ़ोन नहीं करा सका, वो किसी आईएएस, आईपीएस से फ़ोन नहीं करा सका, तो उसको सीज कर दिया आपने। लेकिन इसी को ज्ञानेंद्र कहते हैं खाना पूर्ति वाली कार्रवाई। शुरुआत जहां से होनी चाहिए थी वहां से हुई नहीं, और बस एक कहते हैं ना कि रैंडम जब चेकिंग होती है, इस तरीके की जब चेकिंग होती है, अभियान चलाए जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली सतर्क हो जाते हैं, भैया पुलिस चेकिंग कर रही है। तो कम से कम इस तरीके के मौका ना दे करके इसीलिए औचक निरीक्षण किए जाते हैं, तमाम जगहों पर एक टीम बनाई जाती है, कौन सी जगहों पर चल रहा है छापेमारी उस तरह से की जाती है। लेकिन अगर छापेमारी के नाम पर केवल खाना पूर्ति करनी है तो ऐसा इससे बढ़िया आप खाना पूर्ति कीजिए, कार्रवाई मत कीजिए। क्या मतलब है खाना पूर्ति करके? स्थितियां तो ऐसी जस की तस बिल्कुल, बनी रहेंगी, उसका कोई मायने मतलब नहीं है ना ज्ञानेंद्र। एक काम करिएगा, बिल्कुल, अधिकारी से पूछेगा कि खाना पूर्ति वाली कब तक कार्रवाई करके जनता को केवल और केवल एक कहते संतुष्ट करने की कार्रवाई मत कीजिए, कि आप दिखावे की कार्रवाई मत कीजिए, कार्रवाई कीजिए जो धरातल पर दिखाई दे। जरूर अधिकारियों से पूछेगा और पूछेगा कि आखिरकार कब तक की कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा-सा जो है मेरे से कहीं पे आदर्श जो है शायद हैं फील्ड पे हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा-सा ऑफिस में था। तो आदर्श आदर्श हैं आदर्श तो बिल्कुल। आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। आदर्श बताइए किसके साथ हैं आप और कौन सी खबर है आज की? असल जी आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा हरदोई जनपद जो है सुरक्षा को देखते हुए यहाँ जो सफाई को देखते हुए वो यूपी के अंदर तीसरा स्थान आया है। और अगर पूरे जो संसार की बात करें तो 54वां स्थान आया है। हमारे साथ इस समय नगर पालिका अध्यक्ष सुसागर मधु जी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे इन निरीक्षण में कितना क्या स्थान कैसे का मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। आज हरदोई के लिए गर्व की बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में जो 50,000 से लेकर के 3 लाख की आबादी के नगर पालिकाओं में नगर पालिका परिषद हरदोई तीसरा स्थान प्राप्त किया है और मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त कर और देश के अंदर 53वां स्थान प्राप्त कर अपना इसके लिए जो प्राप्त किया है, इसके लिए हम अपने नगर पालिका के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को, खास करके सफाई कर्मचारियों को, सफाई नायकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपके माध्यम से। और जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि भविष्य में 2025 सर्वेक्षण 2025 में वो हमारी नगर पालिका का सहयोग करते रहे और कूड़े को इधर उधर न फेंके, कूड़ेदान में ही डाले। हमारा कर्मचारी जाए तो उसको कूड़ा देने का काम करें। धन्यवाद। कहीं कहीं पे आप पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कूड़ा रोड पे डाला जा रहा है। कहीं वीडियो भी हमारे पास वायरल होकर आते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। ये कूड़ा की समस्या और ये सफाई की समस्या ये प्रतिदिन की है। प्रतिदिन लाखों टन, हजारों टन वाला जो है कूड़ा निकलता भी है, उसको नगर पालिका सफाई करने के काम करती है। तो जो वायरल हो रहा है, जो आपको बताया गया है, जो आप देख भी रहे होंगे कि प्रतिदिन हमारी गाड़ियां निकलती हैं और जो डंपिंग पॉइंट है वहां से कूड़ा उठाने का काम। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं खुद निकल रहा था बावनी चौराहे पर, वहाँ पर एक कूड़ादान भी बना हुआ, कूड़ा भी रोड पे पड़ा हुआ था। उसमें कुछ जमादारों ने एक गाय को लेकर डाल दिया था। जब वहाँ के मोटिवेशन का गाय ले रहे तो उसको क्या है, गाय को दफनाने के बजाय आपके यहाँ जो कर्मचारी है, कूड़ा उठाने वाले, उन्होंने उस गाय को उसमें कूड़े में डाल लिया और उसको जाकर फेंक दिया गया। उसको आप क्या कहेंगे? प्राय ऐसी समझ हो सकता है कि आपने देखा होगा, इसके लिए हम ये कह सकते हैं, लेकिन हमारी समस्या हमारे कैटल कैचर है। कैटल कैचर के माध्यम से हमारे कर्मचारी जो है वो जो कुत्ता जानवर है उनको पकड़ने का काम करते हैं और जो हमारी गाय माता अगर खत्म भी हो जाती है उनको ले जाकर गड्ढा खोद के काटने का काम भी नगर पालिका के समाज किया जाता है। हो सकता है जिसमें आपने जो बात कही है उसकी हम जांच कराएंगे, देखेंगे। अगर हमारे कोई कर्मचारी इसमें दोषी है तो उसके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की। अगर जी आप सवाल करते हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी जुड़े हैं जी।
एक सवाल आपसे ये भी है कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरीके की कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है, 10 लाख से ज्यादा वाले जो शहर थे और उत्तर प्रदेश राजधानी को देश भर के शहरों में तीसरा स्थान हासिल हुआ है। और अगर उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे शहर हैं जिसको कहीं ना कहीं अच्छी रैंकिंग और कहें कि आगे बढ़ रहे हैं लगातार, तो एक बहुत बड़ा योगदान और सभी जो कर्मचारियों का है, आप सभी लोगों का है। लेकिन एक सवाल ये भी कि आदर्श लगातार कई खबरें दिखाते रहते हैं हरदोई से जुड़ी हुई भी, उसमें तमाम जगह कई खामियां हैं, कहीं नाले हैं, कहीं सीवर है, वहां पर इस तरीके का अनमैनेजमेंट दिखाई देता है। इसको लेकर के क्या हरदोई जिला प्रशासन या आप लोग की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हम आपको ये बता दें कि हमारे जो वर्तमान में हमारे जिलाधिकारी है माननीय श्री अनिल झा जी, उनके नेतृत्व में एसडीएम के नेतृत्व के पर्यवेक्षण में सभी नालों की सफाई का कार्य कराया जा चुका है। हमारे यहाँ सिविल लाइन की सीवर लाइन की व्यवस्था है, जिसका प्रस्ताव अमृत योजना के अंतर्गत शासन को भेजा गया है और हमारे नाले साफ है। यहाँ पर उसका कोई भी जलभराव की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई है। इसमें हमारे अधिकारियों का, जिला प्रशासन का पूरा सहयोग हमारे साथ रहा है। और वो भी अगर गड्ढे अड्ढे हैं इसकी तो नहीं कर सकते हैं, आधा घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी निकल जाता है। नालों की जितने भी नाले हमारे मुख्य नाले हैं उनकी सफाई भी कराई जा चुकी है और मुख्य मार्गों के नालों की भी सफाई कराई जा चुकी है। हम इतना कहना चाहेंगे कि ये सफाई की व्यवस्था कोई प्रतिदिन की है, प्रतिदिन गंदगी होती है, प्रतिदिन नगर पालिका उसको सफाई करने का काम करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छी पहल है। अगर इसी तरीके से सभी जो प्रदेश के जो जिले हैं अगर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो शायद जो रैंकिंग की है, अगर देश भर के जितने शहरों की बात की जाएगी, उत्तर प्रदेश के जो तमाम शहर हैं वो अपने आप में टॉप पे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए मैं आपको बता दूं, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो आज कोई ऐसी खबर नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी और बहुत सराहनीय, चूंकि मैं इस खबर को एक ऐसा एंगल दूंगा कि शायद देना चाहूंगा, दूंगा तो नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से आज के जमाने में, मतलब अगर मैं बात करूं तो एक एक रुपए के लिए हमने देखा है, 50-50 रुपए के लिए, एक एक रुपए के लिए सरेआम कत्ल हो जा रहा है। और किसी भी जमीन को लेकर के, किसी मतलब हर एक छोटे मुद्दों पे विवाद होता है और वो विवाद सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जर जोरू जमीन से जुड़ा होता है। लेकिन आज एक ऐसा मामला रायबरेली में सुबह सुबह निकल के सामने आया, शायद आप भी देखेंगे, कहेंगे कि ये एक सुखद तस्वीर है और ऐसा होना लाजमी है और ऐसा होना चाहिए हर एक आम नागरिक को जो एक आम नागरिक है। एक तस्वीर है हमारे पास और तस्वीर के साथ साथ हमारे पास पुलिस अधीक्षक की बाइट है। हम चाहेंगे कि इनपुट के पास अगर है तो प्लीज एक बार प्ले करने का वो करें, क्योंकि जिस तरीके से क्या है मामला? देखिए, आज बहुत एक सुखद अनुभव पुलिस डिपार्टमेंट को रहा। इसमें यहाँ के एक हिमांशु वाजपेयी जनपद रायबरेली के रहने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने पुलिस को आकर एक 2 लाख रुपयों से भरा बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया कि साहब मैं अपने प्लॉट पे गया था, मुझे बैग और एक स्कूटी वहाँ पर लावारिस अवस्था में मिले। बहुत ईमानदारी का काम उन्होंने किया और इसके लिए उनको पुलिस के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। जब उस स्कूटी का पता किया गया और 2 लाख रुपये किसके थे ये मालूम किया गया तो एक डॉक्टर साहब हैं श्रीवास्तव जी, उनके वो पैसे थे और उनके द्वारा बताया गया कि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा परेशान हैं और बीमार भी रहते हैं। अपनी पत्नी के इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपये निकाले थे और वो उनको लखनऊ देने जा रहे थे, लेकिन बीच में किसी कारण से स्कूटी और बैग को वो भूल गए कहीं पे। लेकिन हिमांशु वाजपेयी जी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए वो बैग, स्कूटी सहित वो बैग लाकर पुलिस को सुपुर्द किया और आज इसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है और जिसके पैसे थे उसको पैसे भी यहाँ पर पुलिस ऑफिस में लौटाए गए। अखंड, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही तारीफ करने वाली उस व्यक्ति की है, क्योंकि जिस तरीके से एक व्यक्ति ने एक ईमानदारी का परिचय दिया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि आज की डेट में जैसे ही आपने शुरुआत की खबर की तो आपने बताया कि किस तरीके से कुछ लोग चंद रुपयों के लिए लोगों की हत्या तक कर देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ईमानदारी की दाद देनी होगी कि 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग उस व्यक्ति को मिलता है, वो एक बार भी नहीं सोचता है, उसका इरादा एक बार भी नहीं डोलता है, उसका मन भी नहीं डोलता है कि उस बैग को ले ले, वो अपने किसी काम में लगा दे और ईमानदारी के साथ वो पुलिस के पास पहुंचता है। बहुत काबिले तारीफ है उस व्यक्ति की, जितनी भी तारीफ करनी चाहिए कम है। और सबसे बड़ी बात है
कि जिस व्यक्ति का ये रुपया था वो बताया भी कि किस तरीके से वो अपनी पत्नी के इलाज के लिए उस रुपए को निकाल करके लाए थे, लेकिन कुछ उनको दिक्कत आ गई, वो भूल गए। लेकिन बहुत काबिले तारीफ है। और आज के जमाने में, इस युग में, जब लोग 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए के लिए मर्डर तक कर देते हैं, वहां पर 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से वापस कर देता है, अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए, एक उम्र होती है और एक उम्र में जिसे जो जिनका पैसा था वो भी तस्वीर में है। एक उम्र है और उम्र में, इस उम्र में आने के बाद अल्जाइमर होने लगा आजकल लोगों को। तो अल्जाइमर में लोग जा रहे होते हैं कहीं अपने सीधे रास्ते और पहुंच जाते हैं कहीं उल्टे रास्ते। तो अल्जाइमर की बीमारी ऐसी है जो कि हमने कई मूवियों में कई जगह देखे भी होगी। तो ये फैक्ट एक अल्जाइमर है। तो अल्जाइमर की शायद उनको, मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और थोड़ा सा बीमारी भी हो सकती है। लेकिन वो पैसा निकाल के जा रहे थे और किसी प्लॉट पे स्कूटी में अपनी 2 लाख रुपए से भरा बैग और स्कूटी भी छोड़ देते। मतलब अगर हम बात करें तो स्कूटी नॉर्मल भी स्कूटी होगी तो लगभग जो है 20-25 हजार, लगभग 2, 2.5, 3 लाख रुपए का पूरा मामला था। और इस आदमी को मिला 2 लाख रुपए से भरा बैग और वो ले जाके पुलिस अधीक्षक को देता है। उसमें पुलिस अधीक्षक इनको प्रसिद्ध पत्र भी देते हैं। ऐसे पुलिस अधीक्षक ही नहीं, मतलब एक आम नागरिक के प्रति ऐसी सोच होनी चाहिए। IBC 24 हर खबर, जिले की और भी खबरें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन IBC 24 को लगा कि ये खबर दिखाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि हर एक आदमी की ऐसी सोच हो। और हम चाहते भी हैं कि आदमी, क्योंकि आज के जमाने में जैसे आपने भी और हमने भी कहा कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है अपनी भावनाओं में बह करके कुछ भी कदम, एक गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसा अब आप देखें कि 2 लाख रुपए थे और ले जाके दिया, बैग स्कूटी समर्पित किया और पुलिस ने अपना काम किया कि उनको ढूंढा और ढूंढ करके वो पैसा जो वाकई में जिस व्यक्ति का था, वेरीफाई करने के बाद डॉक्टर यशवीर सिंह रायबरेली, एसपी रायबरेली, उन्होंने ले जाकर जो है ये अपना जो है उनको सुपुर्द किया और एक प्रसिद्ध पत्र उनको दिया गया कि आने वाले समय में ऐसी भावनाएं और ऐसी ये संदेश जाए मार्केट में, ये बाहर की ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको भी सम्मानित किया जा सकता है। तो ये बड़ा सराहनीय काम रहा रायबरेली पुलिस और खासकर इन बुजुर्ग के द्वारा जिनको ये पैसा मिला। जी अखंड। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय, और ऐसे कामों को बढ़ावा देना चाहिए और बहुत अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को आगे लेकर के आना चाहिए, हम सभी को दिखाना भी चाहिए। लोगों के अंदर इस बेईमानी भरे माहौल में अगर लोगों के अंदर ईमानदारी छिपी हुई है या ईमानदारी दिख रही है तो अपने आप एक बड़ी खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए कानपुर से। अवनीश, बहुत बड़ी खबर है। देखिए कल कानपुर में एक सोशल मीडिया पर लगातार जो है वीडियो वायरल हो रहा है कि एक युवक है जो कि एक छात्रा जो है कहीं ना कहीं किताब लेकर के घर वापस आ रही थी। एक युवक जो है मोटरसाइकिल से आता है, उसके साथ में बैग टच करता है और करके वो वहां से निकल जाता है। तो उसकी उस जो खबर है, उस खबर में एक अपडेट है कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने फिलहाल वो उस युवक को गिरफ्तार कर लिया और एनकाउंटर के बाद में उसने जो है पुलिस ने उसके इलाज कराने के बाद में उसको फिलहाल जेल भेज दिया। आप बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र का मामला है कि एक छात्रा है 17 वर्ष की, जो 12th की छात्रा है, वो अपनी सहेली के यहाँ से जो है कहीं ना कहीं किताबों को लेकर के घर जा रही थी। जिसके बाद जो है आदित्य नाम का एक युवक है जो कि डिलीवरी बॉय है और उसके जो भाभी हैं, जो भाई हैं, वो दोनों एयरफोर्स में है। और ये जो आदित्य है वो जो है कहीं ना कहीं पढ़ाई भी कर रहा है, इसके साथ साथ जो है डिलीवरी का काम करता है। वो छात्रा के साथ बैठकर करता है, जिसके बाद में वो वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद जो छात्रा है वो घर पे जाती है, वो अपनी जानकारी पूरे घर में देती है। घर में जो है जो लोग हैं वो जाकर के चकेरी थाने में एक FIR दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद में पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और लगभग 50 कैमरे खंगाले जाते हैं। जिसके बाद में नंबर प्लेट के माध्यम से जानकारी की जाती है और फिर जो है रात को पुलिस का कहना है कि देर रात जब पुलिस गश्त कर रही थी इनको पकड़ने को लेकर के, तो उस दौरान पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उनके पैर में गोली लगी है, जो आदित्य नाम का युवक है। और फिलहाल 24 घंटे के अंदर ही इस युवक जो जिस तरीके से इसने गलत काम किया उसका कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है एक उसको सजा देने का काम किया है। कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस का फुटवर्क इसको कहा जा सकता है। अखंड। बिल्कुल अवनीश, देखिए, खौफ और डर होना चाहिए पुलिस का, ये बेहद जरूरी है। और शायद यही कारण है कि करीब 15,000 मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 239 एनकाउंटर में ढेर हो गए अपराधी। सबसे बड़ा सवाल है कि इन अपराधियों के मन में कब डर और खौफ पैदा होगा। लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं और पुलिस एनकाउंटर में जो दुर्दांत अपराधी होते हैं उनको मार देती है। मुजफ्फरनगर में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले व्यक्ति को पुलिस ने मौत के घाट उतारा, एनकाउंटर कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि 55 वर्षीय एक युवक जो अविवाहित था, उसने एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की हरकत की, जघन्य अपराध किया, उसकी हत्या कर दी। अब सजा उसको मिल गई है, लेकिन सवाल है कि हाफ एनकाउंटर हो या फिर एनकाउंटर, इन अपराधियों के मन में खौफ क्यों नहीं बस बैठ रहा है, इन लोगों को डर क्यों नहीं लग रहा है। इस तरीके की छेड़खानी जैसी अपराध,
किसी की मासूम के साथ उसकी जिंदगी खत्म कर देना, किसी के साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं आ रही हैं और लोगों के मन में इस तरीके की कहते हैं ना खौफ, लगातार पुलिस पर देखने की कोशिश करे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है इन लोगों के मन में कि खौफ पैदा नहीं हो रहा। एक और खबर आपसे अवनीश जानना चाहेंगे कि बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है और सोशल मीडिया पर जरूर ये इस वक्त एक सरगर्मी बनी हुई है, क्योंकि तीसरी बार सीएमओ ने जाके चार्ज वहां पर ले लिया है, हरिदत्त नेमी जी ने। तो माहौल क्या है जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि तीसरी बार, क्योंकि डीएम और सीएमओ की जो लड़ाई में पहले निलंबन होता है, निलंबन के बाद उनको हटाया भी जाता है, निलंबन होता है, उसके बाद दूसरे सीएमओ आते हैं, फिर वो कोर्ट से लेकर के आते हैं, कोर्ट में वहां से स्टे लेके आते हैं, फिर वहां बैठते हैं, फिर एक दिन आराम से वो दफ्तर में अपनी कुर्सी बैठते हैं, नेम प्लेट तक लगवा देते हैं, दूसरे दिन पुलिस उनको बाहर करती है, लेकिन फिर दोबारा वो कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट चले जाने के बाद वो उनको सरकार जो है फिर से उनको वहां पर तैनाती का आदेश जारी करती है। फिलहाल स्थितियां क्या है जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा अवनीश। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश या कहेंगे पूरे कहीं ना कहीं देश में इस तरीके का मामला पहली बार हुआ होगा कि एक साथ जो है दो सीएमओ एक कुर्सी पर जो है बैठे हो और एक ही जगह पर तैनाती दी गई हो, क्योंकि शासन के द्वारा जो है हरिदत्त नेमी को यहाँ से हटा दिया गया था और कुछ अनियमितताएं पाई गई थी। डीएम के द्वारा कई सारी जो है शिकायतें शासन को भेजी गई थी, जिसके बाद में हरिदत्त नेमी को हटा करके यहाँ पर उदयनाथ जो है सीएमओ उनको यहाँ पर जो है पोस्ट किया गया था। लेकिन जिसके बाद में हरिदत्त नेमी जो है सीएमओ मौजूदा समय में सीएमओ कानपुर के हैं, वो उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसके बाद में कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जो मौजूदा स्थिति है जहां पर जो तैनात था उसको वहीं पर रखा जाए। इसके बाद जो है जो जांच है, जांच करने के बाद में जो तथ्य सामने आते हैं वो कोर्ट में पेश किए जाए। इसके बाद में कहीं ना कहीं इनको हटाने का काम किया जाएगा। लेकिन शासन के द्वारा जब जो है ये मामला शासन के पास फिर से जाता है, तो फिलहाल शासन ने एक आदेश जारी किया कि अभी जो स्थिति मौजूदा स्थिति है उदयनाथ ही कानपुर के सीएमओ रहेंगे और हरिदत्त नेमी को जो है फिर से वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन फिर से हरिदत्त नेमी जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट में जाते हैं, जिसके बाद में कोर्ट जो है अपने आदेश की अवहेलना के तहत जो है फिर से एक आदेश जारी करती है, जिसके बाद में शासन उसका संज्ञान लेता है। और फिलहाल अभी जो हरिदत्त नेमी है उनको ही कुर्सी पे बैठाला गया है और वापसी जो उदयनाथ है उनको जहां पर जिस जिले में वो थे वहां पर उनको फिर से भेज दिया गया है। फिलहाल जो इस समय लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि सरकार को हराने का काम कहीं ना कहीं जो है हरिदत्त नेमी ने किया है। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, व्यवस्था के अनुसार जो है कहीं ना कहीं चलना चाहिए। जो मुझे लगता है, जो यहाँ पर लोगों का कहना है कि अगर हरिदत्त नेमी को आदेश दिया गया था, अगर वो उनके पास में आदेश था कि वो जाकर के वहीं पर जाए, तो वो शासन के द्वारा जो है कहीं ना कहीं उनको भेजा जाता है, शासन के द्वारा उनको चुना जाता है, तो अपना वो आदेश कोर्ट का आदेश शासन में ले जाते हैं, वहां पर जाकर के पेश करते हैं कि मुझे यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पर आए थे, अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे, बिना शासन को उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीका गलत जरूर था। ये जो कोर्ट का अवहेलना है, कोर्ट की जो आदेश की अवहेलना की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है जो यहाँ के जो शासन है या जो यहाँ के, क्योंकि आरोप जिलाधिकारी पर भी लग रहे हैं, जो पुलिस उस पर भी लग रहे हैं, तो सभी लोग जाकर के अपना पक्ष नहीं रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये मामला बिल्कुल ऐसा है कि एक कहीं ना कहीं जो है पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड पे चला है और सीएमओ फिलहाल जो है हरिदत्त नेमी जिन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, वो आज जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आने वाले समय में जो इस पर कोर्ट में जाकर के डीएम या जो भी शासन है जाकर के अपने आदेश जारी करेगा, उसके बाद में पता चलेगा कि आने वाले समय में हरिदत्त नेमी यहाँ के सीएमओ रहेंगे, क्या इनको हटा करके कहीं और भेजा जाएगा या इनको संबद्ध कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये सुर्खियों में बना हुआ है पूरा मामला, जिस तरीके से कानपुर में सीएमओ की कुर्सी की लड़ाई चल रही है और ये बताया जा रहा है कि सीएमओ ने इस कुर्सी की लड़ाई में सीएमओ ने बाजी मारी है फिलहाल, क्योंकि कुर्सी पे बैठ भी गए हैं। शासन को मजबूरन, क्योंकि लग रहा था कोर्ट की अवहेलना का मामला ना हो जाए, उससे पहले उन्होंने शासन ने इनके आदेशी का एक पत्र जारी किया कि आप आप वहां जाके कुर्सी संभालिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हरिदत्त नेमी के मामले में, अगर कानपुर सीएमओ के मामले में जिस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली है, कहीं ना कहीं एक बात नजर आती है कि क्या अधिकारी जो है, क्योंकि जिला अधिकारी ने अपनी कार्रवाई बताई थी और शासन को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई थी। फिलहाल कोर्ट की जब इसमें हस्तक्षेप होता है तो पूरा का पूरा मामला ही पलट जाता है। अब देखने वाली बात होती है कि जो जांच चल रही है उस जांच में दोषी निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, और अगर जांच में दोषी निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा की बात की जाए, क्योंकि बस्ती में जो कांवड़ यात्रा अगर मानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या की अगर कांवड़ यात्रा मानी जाए तो बस्ती की मानी जाए, क्योंकि अयोध्या से सरयू भर जल भर का
बस्ती बाबा भदेश्वर नाथ सहित तमाम ऐसे जो है मंदिर है जहाँ पे लोग जलाभिषेक करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज रात से लखनऊ की तरफ जाने वाले सभी बस्ती अयोध्या होते हुए जो रास्ता जो डाइवर्जन है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सारे गाड़ियों को डाइवर्जन कर दिया है। कुछ अम्बेडकर नगर से, सिद्धार्थ नगर से, संत कबीर नगर से कुछ रास्तों का डाइवर्जन किया, लेकिन गोरखपुर से लखनऊ का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ठप रहेगा आने वाली 24 तारीख तक। फिलहाल इस कांवड़ यात्रा में इस तरीके से जिले के अधिकारी तमाम मुस्तैद है। तमाम पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं बस्ती की जो कांवड़ यात्रा है वो काफी चैलेंजिंग कांवड़ यात्रा मानी जाती है। प्रशासन के लिए भी खास तौर से बात की जाए तो जिस तरीके से उपद्रव की भी बात लगातार देखने को मिलती है, उसको लेके भी इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। बात की जाए तो अखंड लगभग मेरे ख्याल से अगर बात की जाए तो सैकड़ों कैमरे लगाए गए। फिलहाल ऐसी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई थी, लेकिन इस बार जो कैमरों की मैं संख्या की बात करूंगा, गिनती हम नहीं कर पाएंगे कि कितने कैमरे लगे, लेकिन यह है कि सैकड़ों से अधिक संख्या के कैमरे लगाए हैं। फिलहाल आपको बाबा भदेश्वर नाथ के मंदिर की अगर मैं बात की जाए, वहां की अखंड ये इकलौता मंदिर है, कैसा है कि जो धनुष की रेखा में ये बना। फिलहाल शिव पुराण में भी इस मंदिर का जो है उल्लेख वहां पे भी किया हुआ, क्योंकि रावण ने स्वयं इस मंदिर की जो है पूजा की थी। यहाँ पे स्वयं ये स्वयंभू के नाम से फिलहाल ये स्वयंभू स्वयं वहां पे प्रकट हुए थे। लेकिन इसमें विख्यात अगर बात की जाए, जिस तरीके से रावण यहाँ पूजे से सब जानते थे कि रावण लंकापति रावण जो थे महादेव के भक्त थे। जब वहां पूजा करके वहां शिवलिंग को ले जाना चाहते तो उनके द्वारा जो वहां पे उनका रथ लाया गया था, और रथ आज भी वहां पे वो रथ वहां पे उनके जो पहिए और जो उनके द्वारा जो वहां पे उनके बैल थे वो आज भी वहां पे पाषाण यानी पत्थर के रूप में आज भी वहां पे मौजूद है। और लोग एक खास तौर पे एक चीज उस शिवलिंग की खास बात करके जाकर मैं आपसे बता दूं, आप नहीं उस शिवलिंग को दोनों हाथों से कोई इसे पकड़ नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उनके हाथों की गैपिंग है वो जरूर रहेगी। फिलहाल ये मान्यता है और लगातार वो जो शिवलिंग है वो 1 इंच बढ़ता हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा, जिला प्रशासन के लिए पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण ये कार्य है, क्योंकि आने वाली आज रात से मैं बात की जाए तो 24 तक पूरी तरीके से रास्ता भी बंद रहेगा। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कांवड़ यात्रा को लेकर काफी जो है एक्टिव रहते हैं और सुखद और मैं जो है जल चलाने के लोगों से अपील करते हैं। फिलहाल अब प्रशासन देखना होगा कि किस तरीके से अपनी जो चुनौतीपूर्ण उसका कार्य किस तरह से करता है। अखंड हाँ बिल्कुल जितेंद्र, ऐसी कई तस्वीरें भी आ रही हैं। मुजफ्फरनगर से भी एक तस्वीर आई जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि डीएसपी जो है कांवड़ियों का पैर दबाते हुए नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पट्टी लगाते हुए नजर आ रही है। और एक और जो बड़ी खास इसमें चर्चा का विषय बनी हुई है तस्वीर, जिसमें एक मुस्लिम डॉक्टर बाबू खान है, वो कांवड़ियों की सेवा करते हुए उनका इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर सौहार्द बढ़ाने के लिए किस तरीके का लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जब पुलिस प्रशासन की टीम हो, प्रशासनिक अमला हो या फिर डॉक्टर हो, जो भी है वो अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और कह रहा है, जो बाबू खान कह रहे हैं, जो डॉक्टर कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा काम है, लोग भगवान के लिए समर्पित हैं और हम उनके लिए समर्पित हैं। तो इस तरीके के भी चीजों को, तस्वीरों को भी दिखाना चाहिए। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में बोला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, तो पुलिस उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद भी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती हुई जरूर नजर आएगी। तो आपसे भी आप अपील है कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि वहां का माहौल खराब हो, लोगों में आपसी टकराव की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और यूपी पुलिस जानती है कब और कैसे क्या करना है। कांवड़ियों का पैर भी दबा रही है, कुछ वर्षा भी कर रही है और तमाम उनके लिए व्यवस्थाएं भी कर रही है। लेकिन जो अराजक तत्व है, जो माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? तो खबर की बात करें तो बिजनौर में सुबह सवेरे ही एक हादसा हुआ। ये जो है बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। सिरकोट में जो है एक स्कूल है, बाबू मेमोरियल स्कूल, जिसकी बस जो है बच्चों को सुबह लेने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में जो है बच्चों को जब लेकर के स्कूल लौट रही थी तो रास्ते में कहा यह जा रहा है कि ट्राली से बचाने के चक्कर में बस पलट गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये डग्गा वाली बसें स्कूलों में लगाई गई हैं और इस चीज को जो है प्रशासन भी नकार रहा है। और अगर बात करें आईटीओ की, तो आईटीओ भी इस चीज पर पूरी तरीके से नजर नहीं बनाता कि डग्गा वाली बसें लगा दी जाती हैं और वे बच्चों की जान से खिलवाड़ करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के जो परिजन है वो इस चीज को बाइट में भी कह रहे हैं। मैंने बाइट भेज रखी है, अगर इनपुट से मैं कहना चाहूंगा कि वो बाइट प्ले करने की कोशिश करें, कि बाइट में भी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये स्कूल की गलती है कि स्कूल की जो है बसें बिल्कुल धक्का मारी है, समय पर फिटनेस नहीं होती और आईटी के अधिकारी जो है समय पर बसों को चेकिंग नहीं करते, जो कि धक्का मारी बसें जो है स्कूलों में लगा दी जाती है। जी अच्छा इमरान, सबसे बड़ा सवाल है कि ये डग्गा मार वाहन चलते हैं,
इन डग्गा मार वाहनों के लिए क्या फिटनेस की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? स्कूलों में बच्चों की जान के साथ इस तरीके के खिलवाड़, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, पर वहां पे ना तो आरटीओ विभाग कोई एक्टिव है, ना जिला प्रशासन एक्टिव है। क्या केवल खाना पूर्ति करना इन लोगों का काम रह गया है क्या? केवल कि दिखावे की कार्रवाई करनी है और बच्चे इस डग्गा मार वाहन में अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके इस पर सवारी कर रहे हैं। कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम आप स्कूल प्रशासन को इस तरीके कोई हिदायत डेडलाइन देते हैं अगर, तो उस हिदायत का क्या मतलब है कि आराम से अपनी मौज मस्ती के साथ वो डग्गा मार वाहन के साथ ही बच्चों को ढोने का काम कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन के ऊपर ही कोई कार्रवाई कर देते कम से कम, तभी हो सकता है सुधर जाते वो लोग। देखिए, अगर बात करें आईडीओ कार्यालय की, तो आईडीओ कार्यालय में बात ये सामने आ रही है कि अगर फिटनेस के लिए गाड़ियां जाती हैं तो वहां पर जो है मोटी रकम लेकर के गाड़ी डग्गा मार बसों को भी फिटनेस के तौर पर दे देते हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं बीएस से भी इस चीज से नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीएससी की ओर से भी इन बसों को कोई देख रेख नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई देख रेख नहीं की जाती। और एक महीने में दूसरा एक तीसरा मामला सामने आ रहा है बसों का, जो कि डग्गा मार बसें हादसे का शिकार होती है, जिसमें पहले 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए थे और अब भी लगभग आधा दर्जन बच्चे जो है इस बस में जो है थे। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा हो सकता था कि जब बस पलटी तो बस के साइड में 11,000 की लाइन का खंभा लगा हुआ था। वो खंभे में उस टाइम में जो है करंट नहीं आ रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। अखंड बिल्कुल इमरान, बड़ा हादसा होने का शायद ये लोग इंतजार करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि शायद अधिकारियों के बच्चे इन बसों में ट्रेवल नहीं करते, वो अपने प्राइवेट वाहन से स्कूल जाते हैं। शायद इनको इसलिए दर्द उसका महसूस नहीं होता होगा या उनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या स्थितियां पैदा हो सकती हैं, क्या अगर इन बच्चों की जान चली जाएगी तो क्या होगा। शायद उनके बच्चे तो अपने प्राइवेट वाहनों में जाते हैं तो उनको लगता है कि किसी के बच्चे की जिंदगी कोई उसका मोल ही नहीं है, कोई अपने परिवार की कोई किसी के परिवार का बच्चा चला जाए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे डग्गा मार वाहन लगातार बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे केवल एक ही चीज होती है, शून्य। कोई कार्रवाई नहीं होती है। 11,000 अगर आप लाइन बता रहे हो उसके पोल में जाकर के टकरा जाती है, अगर कोई घटना घट जाती है, करंट आती है, होते ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। लेकिन इमरान ठीक है, आखिरकार वाहन बच्चों को ढोने का काम किया जाएगा, बच्चों को स्कूल ले आने ले जाने का काम किया जाएगा, कब तक नहीं उनके साथ जिंदगी करते रह जाएगा, उन नौनिहालों के साथ, उन मासूमों के साथ। जरूर पूछेगा उन जिम्मेदार अधिकारियों से जिनके कंधों पर इस तरीके की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। एसपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है? एसपी सिंह, आवाज आ रही है आपको? एसपी सिंह, आवाज आ रही है आपको? एसपी सिंह को फिर से रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक जो खबर चल रही है सांगुर बाबा को लेकर के, कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क और नेक्सस है। और सबसे बड़ी बात है कि उस नेटवर्क और नेक्सस को खंगालने के लिए, तलाशने के लिए सबूत जो इकट्ठा किए गए जो डिमांड के बाद, अब यूपी एटीएस के साथ साथ कहीं ना कहीं अब यूपी पुलिस जो स्पेशल एजेंसीज हैं वो भी अब कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ाएगी और जो संगठित अपराध में शामिल लोग हैं, जो अवैध धर्मांतरण में शामिल है, मतलब जिहाद में शामिल है, जो भी इस ग्रुप या इस नेटवर्क या नेक्सस में शामिल हुए, उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। क्योंकि अब एटीएस को वो तमाम सबूत मिल चुके हैं, वो तमाम लोग मिल चुके हैं, उनके नाम मिल चुके हैं, जो कहीं ना कहीं अब पुलिस के निशाने पर वो लोग हैं। क्योंकि कई ऐसे ग्रुप थे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छांगुर बाबा की मदद करते हुए नजर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि सीमावर्ती इलाकों पर जिस तरीके से नेक्सस बढ़ रहा था, तो जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, तो भारत के खिलाफ ये फंडिंग बताई जा रही है। क्योंकि 100 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांजेक्ट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसका उद्देश्य क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के विरुद्ध और भारत के खिलाफ जहर उगलने के साथ साथ भारत के खिलाफ काम करने के लिए तमाम लोग एक्टिव हैं, ये तमाम संगठन काम कर रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि यहाँ की जो एजेंसीज है लगातार काम कर रही हैं और ऐसे लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। क्योंकि 24 अक्टूबर को इस पूरे छांगुर बाबा के बीच जानकारी मिली थी और नवंबर के बाद इस पर मुकदमा नवंबर में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने, यूपी एटीएस ने इसकी तलाश शुरू कर दी थी और इसके बेटे को गिरफ्तार किया था और इसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन जिस तरीके से
5 जुलाई को गिरफ्तार हुआ है ठांगुर बाबा। उसके बाद धीरे धीरे जो परत है वो खुल रही है कि किस तरीके से एक संगठित अपराध, एक धर्मांतरण का एक रैकेट, एक नेक्सस चलाने की एक पूरी तैयारी थी और एक बहुत बड़ा अमाउंट 100 करोड़ रुपए का एक अकाउंट, इसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ईडी भी इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है कि कौन से लोग हैं, कहां से आता था, हवाला के जरिए पैसा आता था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, पैसा किस माध्यम से आता है, कौन से रूट से आता था, ये सारी जानकारी अब इकट्ठा की जा रही है। और जो तमाम लोग हैं जो इस ग्रुप ये नेक्सस में शामिल है, उनके खिलाफ अब कठोर कार्रवाई करने की तैयारी पूरी कर ली गई है और ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ करके इस पूरे नेक्सस का भांडाफोड़ किया जाए। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अखंड, आपको बताते चले सुल्तानपुर जनपद में 2 साइबर ठग की गिरफ्तारी की गई है, जिनके ये गिरफ्तारी में 9,90,000 रुपए ये अपने सिस्टम से ऐंठते हैं। वीडियो और फोटो दिखा करके जो है साइबर ठग जो है एक्टिव थे सुल्तानपुर में। इनकी गिरफ्तारी आज जो है की गई है। बहुत बड़ी खबर है एसपी सिंह इसलिए क्योंकि जिस तरीके से साइबर ठगी का इस वक्त लोग शिकार हो रहे हैं, तमाम जगहों से खबरें आ रही है। राजधानी लखनऊ में तो करोड़ों की साइबर ठगी हुई है, लोग इसका शिकार होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे अगर साइबर ठगी तो बहुत बड़ा शाबाशी लोग जो साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अपनी कंप्लेन कहाँ कराएं। वो अपना पैसा जो मेहनत कमाई है वो गंवा दे रहे हैं इन साइबर ठगों के चक्कर में। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 9 लाख रुपए की रिकवरी, बहुत बड़ी उपलब्धि हो कमाई कर लोगों को ब्लैकमेल करके, लोगों को परेशान करके, झूठा सीबीआई अधिकारी बन के, जज बन करके लोगों को वीडियो कॉल करते हैं और फिर फांसी करके उनकी बात कमाई अपने अटैच। तो पुलिस को कम से कम इस तरीके की कार्रवाई करनी है, कहीं ना कहीं एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि। ये अश्लील वीडियो भी दिखा करके, फोटो दिखा करके ठगी करते थे साइबर ठग। ये आज पुलिस को सुल्तानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल एसपी, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आती हैं और वही बोला कि ब्लैकमेलिंग के जरिए ये लोग ब्लैकमेल करते हैं और जिस तरीके के वीडियोस, तमाम ऐसे माध्यम इन्होंने अपना रखे हैं कि ये लोगों को जानते हैं कि किस तरीके से डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है। आपकी प्रोफाइल का यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्स आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर वालों का वो डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो। तमाम ऐसी खबरें आती रहती है, तो लोगों को कम से कम सावधान होना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप भी इसका शिकार ना हो जाए। इससे सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एसपी सिंह। लेकिन सुल्तानपुर पुलिस की कार्रवाई अपने आप में काबिल तारीफ है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।